तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार की राजनीतिक का ये नफरत काल है। जहर उगलने में कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। कोई रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने में जुटा है, तो किसी को सरस्वती पूजा में सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है। खुले मंचों से शहरों को करबला बनाने की तकरीरें दी जा रही हैं, और बगैर ये जाने कि करबला क्या है, करबला की जंग आखिर क्यों हुई, करबला की जंग क्या सिखाती है, करबला की जंग मानवता के इतिहास में क्यों अमर है, करबला की जंग में कुर्बान होने वाले लोग भी क्यों मानवता के लिए जीत का प्रतीक बन गए, किस तरह एक क्रूर शासक जंग जीतकर भी मानवता की नजरों में नाचीज बन गया, ये सब जाने बगैर शहरों को करबला बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां देने वाले कोई और नहीं, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। वो कोई और नहीं, जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बलियावी के भड़काऊ बयान पर कार्रवाई होगी? तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। सीएम नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि कोई किसी की धार्मिक भावना से नहीं खेले, कोई किसी के धार्मिक भावना का अनादर नहीं करे। जिसे जो भी धर्म पसंद है वो माने, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के बयान को उन्हीं की पार्टी के नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकियां दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी की। बलियावी ने हजारीबाग की एक रैली में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयानों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी दे डाली। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। तो कौन है बलियावी, पहले आप ये जान लीजिए। बलियावी कोई आम नेता नहीं है। बलियावी जेडीयू से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। और इतने बड़े नेता ऐसे बयान दें तो सवाल उठना लाजमी है, सियासत होना भी लाजमी है। और बलियावी के जहरीले बोल क्या हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अभी आपने उनका वो बयान भी सुना जब वो जनसंवाद कर रहे थे। उस वक्त मंच से उन्होंने कैसे धमकी दी कि हिंदुस्तान के शहरों को करबला बना देंगे, और उसके बयान को भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बलियावी के बयान पर विरोध भी शुरू हो गया है। विभिन्न दलों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो बयान उस तरह का दे रहे हैं वो लगता है कि सांप्रदायिक है। भाजपा और आरएसएस के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं और वो समय समय पर कम्युनल पोलराइजेशन के लिए ऊटपटांग बातें बोलते रहते हैं। देश का आम मुसलमान अब इनका असली चेहरा पहचान चुका है।
आप देश के आम मुसलमान से पूछिए, क्या वो कभी चाहेगा कि उनका ये मुल्क, उनकी ये ज़मीं करबला का मैदान बन जाए? वो नहीं चाहते हैं। वो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। इसलिए इन सब नेताओं के बयानों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनेता को कोई धर्म पर बोलने का, वो धर्म गुरु कोई बोलते हैं तो अच्छा है। राजनेता को विकास पर और क्षेत्र के समस्याओं पर, उस पर कोई रखने का अधिकार होता है और रखना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर कांग्रेस और जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही ऐसे विवादित बयान से बचने की नसीहत दी। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, खास करके सत्ता और शासन से जुड़े हुए लोगों को, किसी भी विवादित बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक छोटा सा बयान भी, एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े आग को जन्म दे सकती है। और शासन और सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई घोड़ा बेलगाम हो जाए तो उसे लगाम पहनाए, क्योंकि बेलगाम घोड़ा बहुत सी चीजों को, बहुत सी भावनाओं को रौंद देता है। हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा है कि धर्म आस्था का विषय है। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है, कोई भी किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे राज्य की स्थापना की है जहां हर जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, हर किसी को अपना काम करने की आजादी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार अपना मंतव्य जाहिर किया है कि हर किसी को सद्भाव के वातावरण में रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। हम लोग भी यही मानते हैं कि जिम्मेदार पद पर बैठे हर व्यक्ति को सम्मान का भाव अपने मन के अंदर रखना चाहिए और किसी भी तरह के बयानों से बचना ही चाहिए। हम सभी को भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार कोर्ट और न्याय के निर्णय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई भी जज्बाती बात या जज्बाती नारों से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अब बात करबला की हो रही है तो उसकी कहानी जानना भी जरूरी है। आज हम आपको उसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। करबला मध्य इराक का एक शहर है। ये बगदाद से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और करीब 1400 साल पहले यहाँ करबला की जंग हुई थी, जिसका जिक्र गुलाम रसूल बलियावी ने अपने बयान में किया है। अब आप उसको समझिए। ये जंग सत्य और सिद्धांतों की रक्षा के लिए थी। ये जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए जंग लड़ी गई थी। इसमें इमाम हजरत हुसैन ने बड़ी कुर्बानी दी थी, जिसमें 72 साथियों के साथ इमाम हजरत हुसैन शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। मदीना से कुछ दूरी पर मुआविया का शासक था। मुआविया के इंतकाल के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। यजीद खौफ का शासन चलाता था और उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे पर दबाव डाला। इमाम हजरत हुसैन को अपना हुक्म मानने के लिए कहा गया, लेकिन इमाम हुसैन उनके हुक्म को नहीं माने और अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो पूरे इस्लाम पर उसका शासन होगा और इसी उम्मीद से वो उन पर दबाव डाल रहा था। इमाम हुसैन को ये सब मंजूर नहीं था। ऐसे में यजीद उन्हें खत्म करने के लिए बड़ी साजिश रचने लगा। इमाम हुसैन ने मदीना शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। मुहर्रम की 2 तारीख को वो करबला पहुंच गए। इमाम हुसैन के साथ महिला, बच्चे समेत कुल 72 लोग उनके साथ थे। करबला के पास यजीद की सेना ने इमाम हुसैन को घेर लिया। यजीद ने उन्हें अपना खलीफा मानने के लिए एक बार फिर से मजबूर किया। करबला की कहानी, इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से एक बार फिर से इनकार कर दिया। अब मुहर्रम की 7 तारीख को उनका दाना पानी खत्म होने लगा। यजीद ने इमाम हुसैन के लश्कर का पानी भी बंद करवा दिया था। 7 तारीख से 10 तारीख तक ये सभी जो 72 लोग उनके साथ थे, सभी भूखे प्यासे रहे। इमाम साहब हर हाल में जंग को टालना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जंग हो, लेकिन 10 तारीख को यजीद की सेना ने उनके काफिले पर ही हमला कर दिया। यजीद अपनी पूरी सेना के साथ था। इधर सिर्फ और सिर्फ 72 लोग थे जो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का कत्ल कर दिया। 6 महीने के बेटे अली असगर शहीद हो गए।
18 साल के अली अकबर शहीद हो गए। हुसैन साहब के 7 साल के भतीजे कासिम शहीद हो गए। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद यजीद ने घरों में आग लगा दी। 2 तारीख से 10 तारीख तक का ये समय शोक का समय होता है। इस जंग ने इस्लाम को बुनियादी तौर पर मजबूत किया। सत्य, सिद्धांत और न्याय की महान लड़ाई को किस तरह बलियावी जैसे नेता अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, बलियावी के बयानों से ये सब कुछ सही तरीके से साफ हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, भड़काऊ बयान देने के बाद से अब बिहार में सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। एक एक करके सभी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद अभी थमा नहीं था कि मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्राचार्य का आदेश विवाद का विषय बन गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब प्राचार्य अरविंद कुमार अमर ने कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति स्थापित न करने का आदेश दे दिया, जिसका मंगलवार को छात्रों ने जमकर विरोध भी किया। यहां तक कि कैंपस में पुलिस बुलानी पड़ी थी। मामले पर जब प्राचार्य का पक्ष जानने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि मूर्ति लगाकर पूजा करने से विवाद हो सकता है और इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि कैंपस में किसी तरह की पूजा पाठ या फिर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन नहीं किया जाएगा। फोटो लगाकर पूजा करने की बात 3 हॉस्टल के छात्रों ने मान ली है। ये तुगलकी फरमान है और हमारे ही देश में हमको अपने पूजा पाठ और जो परंपरा चली आ रही है उससे हमको अलग किया जा रहा है। निश्चित रूप से मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर रोका गया है तो ये बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को संज्ञान में रख करके ही ऐसा किया गया होगा। नहीं तो इससे पहले भी पूजा होती थी, उस समय क्यों नहीं रोका गया? ये सभी लोग दूसरे वर्ग के लोगों को खुश करने के चक्कर में हमें हमारी सभ्यता से अलग करना चाहते हैं। मधेपुरा के लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उस स्तर से नहीं करना है, अपने रूम में भी करना है। हो सकता है कि अब जैसे माना जाता है कि धर्म की बात तो हम नहीं ज्यादा करना चाहेंगे। आज सरस्वती पूजा है, कल दूसरे कम्युनिटी के आएंगे तो हमको वो भी पूजा करना है, ईसाई धर्म के आएंगे वो भी पूजा करना है, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कोशिश की उसको रोका जाए और अपने रूम में ही पूजा कर लिया जाए। बच्चों को हॉस्टल में किसी तरह कर लिया जाए इसको, क्योंकि एक बार प्रथा चालू हो जाएगी तो हर बार ये घटना घटेगी, कुछ न कुछ घटना घटेगी। मधेपुरा के विधायक और शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद मधेपुरा चर्चा में था, लेकिन एक बार फिर से मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राचार्य के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं उसमें परिसर में किसी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करने पर रोक लगाया गया है। हाल ही में सरस्वती पूजा होना है और छात्रों की मांग थी कि परिसर में सरस्वती पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्राचार्य का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है, लेकिन लोग इस आदेश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और यहाँ सवाल उठता है कि कॉलेज में सरस्वती पूजा क्यों नहीं होगी। सवाल ये भी कि सरस्वती पूजा पर किसे ऐतराज है, ये फरमान आखिर क्यों दिया गया कि कैंपस में सरस्वती पूजा नहीं की जानी है। सवाल तो ये भी बनता है कि सरस्वती पूजा पर ऐतराज क्यों है, क्या सरस्वती पूजा पहली बार हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या सरस्वती पूजा से सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, पूजा पर रोक लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पूजा पर रोक लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है।
और अब बात करेंगे जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना पर आज सुनवाई होनी है। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिका में नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जातीय जनगणना को असंवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि जातीय जनगणना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। कल खबर आई थी कि तकनीकी कारणों से अब इस पर सुनवाई 27 जनवरी को होगी, लेकिन बाद में इस पर आज ही सुनवाई होनी तय की गई और आज ही सुनवाई होगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे से सुनवाई आज शुरू होनी है? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें 6 जून का बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें जातीय जनगणना का आदेश जारी किया गया है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और जिस तरह बिहार सरकार जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो जातीय जनगणना करें। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पूरी याचिका पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी देखना होगा कि जब आज पहली सुनवाई होगी तो बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन पर न केवल सवाल उठाया गया है, बल्कि संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के इस प्रकार के जातीय जनगणना का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। और अगर जाति शब्द जुड़ रहा है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आकलन करने को लेकर, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक जो बिहार की संप्रभुता है उस पर एक बड़ा असर डाल सकती है। चलिए सुशील, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जब सुनवाई होगी, जब दलीलें दी जाएगी तो वो अपडेट भी दर्शकों को बताएंगे। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचेंगे। यहां रहुई के सुपा सनक पंचायत के उफरौल टोला में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही सीएम नेजाय मोगल कुआं में सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही टाउन हॉल में नीरा कैफे का उद्घाटन के बाद जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे। नालंदा में सीएम के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। समाधान यात्रा को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा पहुंच रहे हैं, जहां रहुई के सुपासंग में वह विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके अलावा जो है मिर्जापुर में भी वह विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं बिहार सिर्फ के टाउन हॉल में, जहां की अब देख सकते किस तरह से जो है यहाँ पर जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे तथा जो है जीविका दीदी का नीरा कैफे का भी जो है उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा निजाय मोगल कुआं सड़क मार्ग का भी जो है उद्घाटन करेंगे और जो है हरदेव भवन बिहार सिर्फ में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से जो है आज जिला प्रशासन अलर्ट पे है और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार नालंदा पहुंचेंगे, अपने गृह जिला पहुंचेंगे जहां विकास कार्यों की जायजा लेंगे, तो काफ़ी जो है दिन भर की गहमागहमी एक कार्यक्रम है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है सजाया गया है, खास करके नीरा को लेकर, नीरा जो जागरूकता है उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जीविका दीदियों के साथ बैठक करके और उनको कई सलाह मशविरा देंगे और कई जो है उनसे जानकारियाँ भी लेंगे कि नशा मुक्ति के खिलाफ क्या कार्यक्रम चल रही है। इसके अलावा जो है नीरा प्लांट जो नीरा जो कैफ़े है उसका उद्घाटन करके और यहाँ पर जो है कि जानकारियाँ जो लेंगे। तो यहाँ पर से कहा जाए तो पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री आंगन को लेकर सजावटें की गई है और तैयारियाँ जो है अंतिम चरण में है। खास करके अभी भी जो है कि जिला प्रशासन जो है तैयारी में जुटी हुई है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार।
22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत नवादा आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सदर प्रखंड के भगवानपुर गांव आ रहे हैं। आईटीआई के मैदान में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा नवादा में 22 जनवरी को निर्धारित हुई है और इसी को लेकर नवादा जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है और जो तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री इस बार नवादा सदर प्रखंड के भगवानपुर गांव में आ रहे हैं और यहीं पे जो है सो हेलीपैड का निर्माण होना है। संभवतः मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है, तो इसको लेके यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। जैसा कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम जो है उसमें मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से राजगीर आना है, मगर अभी कुछ तब्दीलियां भी हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ नवादा के एसपी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है इसके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 22 तारीख को कार्यक्रम संभावित है, तो उसी की सुरक्षा के लिए हेलीपैड का भी निर्धारण करना है, तो उसी संबंध में समीक्षा चल रही है। देखा जा रहा है कि कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे सुरक्षा इंश्योर कराया जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आपने सुना कि नवादा एसपी ने कहा कि हेलीपैड को लेकर जो निर्माण जो है यहाँ पे कराया जा रहा है, आईटीआई के मैदान में ही कराया जा रहा है। हो सकता है कि कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां जरूर हो, मगर एहतियातन यहाँ पे जो हेलीपैड का जो निर्माण जो है वो यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। तो उसी की सिक्योरिटी को लेके जो है यहाँ पे नवादा एसपी और वरीय अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उसी को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ वो अपनी पूरी टीम के साथ जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।